हेलो, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अजीत वेगा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओम इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि इसका आपने पिछला पार्ट देख ही लिया होगा, फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या क्या इसके अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर दो चीजों के बारे में। एक तो आपका होगा सेंसस मेथड और एक होगा आपका सैंपल मेथड। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है ना दो मेथड पढ़ने वाले हैं कि हाँ भाई, जो सेंसस यानी जनगणना मेथड होता है वो क्या होता है, और जो सैंपल मेथड यानी कि प्रतिदर्श मेथड होता है वो क्या होता है। दो मेथड पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपका आ जाता है द फाउंडेशन यूनिवर्स वर्सेस सैंपल, बुनियादी अवधारणा समग्र बनाम प्रतिदर्श। इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो यूनिवर्स पॉपुलेशन समग्र यानी जनसंख्या के बारे में कह रहा है वो होता क्या है। तो अगर आप जो जनगणना करते हो ना, तो उसके अंदर आप जितना, अगर बहुत सारे लोगों की बात करते हो, यानी पूरे मान के चलो आप पूरे विश्व की बात कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आ जाता है, यूनिवर्स यानी कि समग्र यानी जनसंख्या के अंदर आ जाता है वो। ठीक है, लेकिन वहीं आप क्या करते हो, प्रतिदर्श यानी कि अगर आप एक छोटे स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव सब्सटेंस से चूजन फ्रॉम द स्मॉल, ये देखो यूनिवर्स समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा समूह, मतलब आप सबको इकट्ठा ना करके, सबके बारे में ना जानकारी इकट्ठा करके आप क्या करते हो, एक छोटे से समूह के बारे में करते हो ना, तो वो आपका किस में आ जाता है, वो आ जाता है आपका प्रतिदर्श के बारे में। ठीक है, तो यही दो चीजें जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रतिदर्श आपका और जनगणना में क्या अंतर है, कौन सा मेथड आपके लिए बढ़िया रहेगा डाटा कलेक्शन करने के लिए, यानी कि आपका जो भी आंकड़ा है उसको इकट्ठा करने के लिए। तो यही दो मेथड पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है द सेंसस मेथड यानी जनगणना विधि क्या होती है। आप सभी को पता है, जब आप लोग छोटे हो गए तो आपके घर पे कुछ लोग आते होंगे जो कहते होंगे हाँ भाई आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं, हाँ बताइए कि हाँ आपका बच्चा कितने साल का हो गया, आपकी उम्र कितनी हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, जनगणना। अब जो जनगणना कराई जाती थी ना, वो ऐसा नहीं है कि वो एक आपसे ही बस पूछा जाता नहीं, वो पूरे विश्व भर में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते थे और वो लोग जा जा के घर घर पता करते थे। ठीक है, तो जनगणना के अंडर ही वो आता था। जब बहुत सारे यहाँ लिखा है अ मेथड वेयर डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एवरी सिंगल आइटम द पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द इंक्वायरी एंड कंक्लूजन्स आर ड्रो बेस्ड ऑन दिस टोटल डाटा, मतलब कि वह विधि जिसमें अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या के प्रत्येक मत से, प्रत्येक यानी एक एक घर से एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जाए और आंकड़े एकत्रित किए जाए, तो तथा उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता था। ठीक है, जो जनगणना होता था ना, उसमें जो व्यक्ति होता था वो घर घर जाता था, उनसे पूछताछ करता था और उसी से अपना डाटा कलेक्ट करता था। ठीक, किसमें, आपका सेंसस यानी कि जनगणना विधि से। ठीक है, एक एक व्यक्ति से। दूसरा देखते हैं। अब इसके है ना, देखो अब हमने क्या पढ़ा, सेंसस विधि क्या होती है, जनगणना विधि क्या होती है। अब हम उसके पढ़ते हैं गुण, प्रोन एंड कॉन्स पढ़ते हैं कि क्या इसका एक जो अच्छा मतलब अच्छाई क्या थी, इसकी मतलब खराबी क्या थी, दोनों चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, गुण और अवगुण। हाईली रिलायबल, एक्यूरेट, विश्वसनीय तथा शुद्धता। अच्छी बात यह है इसकी कि हाँ भाई, आप अगर एक एक घर में जा जाके अच्छे से पूछताछ करते हो तो वहां पे ये होता था, आपको जो डाटा मिलता था, जो आंकड़े मिलते थे वो बिल्कुल सही सही मिलते थे, एक्यूरेट मिलते थे। लेस चांस ऑफ बैरीज, पक्षपात की कम संभावना होती थी। हाँ भाई, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप समूह बना लिया, आपने एक दूसरे से पूछ लिया। अब ऐसा है कि भाई अगर आप एक इंसान से पूछोगे तो हो सकता है वो दूसरे वाले की बढ़ाई कर दे, आपको सही डाटा ना दे, तो वहां पे क्या होता था, पक्षपात कम होता था, क्योंकि आप एक व्यक्ति से पूछ रहे हो तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगा। प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन, विस्तृत सूचना। हाँ, आपको अच्छी यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप हर एक बंदे से पूछ रहे हो वहां पे जाकर के, तो आपको हो सकता है चांसेस ज्यादा है कि आपको ज्यादा डिटेल वहां से प्रोवाइड हो जाए। किसके अंदर, आपकी जनगणना विधि यानी कि सेंसस मेथड से। सुटेबल फॉर द मैक्सिमाइज द हेट्रोजीनियस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मिश्रित विशेषताओं के लिए उपयुक्त था। आप समझो इसके अंदर हेट्रोजीनियस का मतलब ये हो जाता है कि ये जो है ना सभी के लिए जो था वो बहुत ज्यादा ही सही मेथड था, कि यानी अगर आपको लार्ज एरिया पे इसको कवर करना है तो इसको आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको छोटे एरिया पे करना है तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब इसका देखते हैं कौन क्या क्या है। हाईली एक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चीला था। क्यों खर्चीला था, क्योंकि आप एक एक घर पे एक एक व्यक्ति को भेजोगे तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंस लगेगा, ज्यादा आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। रिक्वायर्ड इमर्सिव मैन पावर, मतलब बोल रहा है कि ज्यादा मानव शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी। हाँ भाई, आपको ज्यादा बंदे हायर करने पड़ते थे। क्यों, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति से पूछोगे वहां पे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक ने एक व्यक्ति भेज दिया उसने 1000 लोगों से पूछ लिया, नहीं। जनगणना का मतलब होता है एक एक व्यक्ति से जाके पूछताछ
करनी है। अनसुटेबल फॉर द बेस्ट जियोग्राफिकल एरियाज, विशाल अन्वेषण के लिए अनुपयुक्त था। हाँ भाई, आप उसमें लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकते थे क्योंकि ज्यादा एक्सपेंस लगेगा, बहुत ज्यादा। अगर मान लो मैं कह दूं 1 लाख बंदों करो, तो क्या आप 1 लाख बंदों के ऊपर 1 लाख बंदे हायर करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये छोटे एरिया के लिए जनगणना को बनाया गया था। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अधिक समय लगना। हाँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा समय भी लगता था। क्यों? क्योंकि भाई एक बंदा घर घर जाके पूछेगा तो उसमें तो टाइम कंज्यूम होना ही है। ठीक है, तो ये इसके अवगुण थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द सैंपल मेथड। अब आ जाते हैं प्रतिदर्श विधि के ऊपर। A method where data is collected from a small representative group sample of population, draw conclusions about the whole। वह विधि जिसमें समग्र प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से आंकड़े एकत्रित किए जाते थे तथा इसके आधार पर संपूर्ण समग्र के लिए निष्कर्ष निकाला जाता था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें कोई पॉलिसी लागू करनी है कि कॉलेज के अंदर, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि हाँ मैं पूरे कॉलेज में घुसूं और एक एक बच्चे से जाकर के वहां पूछूं हाँ क्या मुझे लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उन बच्चों में से कुछ ऐसे लोगों को छांटूंगा जो कि सबका प्रतिनिधित्व करते हो, सबके बारे में सोचते हो और सबका उनके पास डाटा हो, उनके बारे सभी बच्चों के बारे में उनके पास जानकारी हो। तो मैं 4-5 लोगों को इकट्ठा करके उनसे मैं पूछ लेता हूं। तो वो हमारा किस में आ जाता, किस मेथड में? वो आ जाता हमारा प्रतिदर्श मेथड में। सारे बच्चों से ना पूछ करके कुछ लोगों को ऐसे छांट लिया जिससे हम वो जो डाटा है, जो हमारा आंकड़ा उससे कलेक्ट कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श विधि कहते हैं। ठीक है, आपका आ जाता है सैंपल मेथड के अंदर। A doctor doesn't extract all of blood genesis of a few drops of perfectly represent the health of the एंटायर बॉडी। जैसे कि जो डॉक्टर होता है वो आपके अगर आपके ब्लड का जांच करना चाहता है तो वो आपका पूरा ब्लड थोड़ी निकालेगा, थोड़ा सा ब्लड निकालेगा, उसी से उसको क्या पता चल जाएगा पूरे बॉडी के बारे में कि हाँ इसके अंदर क्या क्या बीमारी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखते हैं इसमें ना इसके भी कुछ गुण होते हैं और अवगुण भी होते हैं। हाँ भाई, प्रतिदर्श विधि आप लगा रहे हो तो उसके भी कुछ अच्छाइयां होती है, बुराइयां भी होती है। अब देख लेते हैं। हाईली इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव, कम खर्चीला। हाँ, जब अगर आप प्रतिदर्श विधि अपनाओगे उसके अंदर क्या करोगे, आप ज्यादा लोग को हायर नहीं कर रहे हो, छोटे लोग को हायर कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे आप बहुत कम खर्चा लगेगा आपका, क्योंकि आपने ज्यादा बंदे हायर नहीं किए, तो खर्चीला कम होता है। सेव सिग्निफिकेंट टाइम, समय की बचत करता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप घर घर नहीं जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, छोटे से लोगों को इकट्ठा किया आपने, उन्हीं से सारे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली, तो आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, गलती की आसानी से पहचान हो सकती है। हाँ भाई, गलती से जो भी वो गलती करेंगे उनकी हम पहचान तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लोग होंगे तो पहचान करने में टाइम लगता है। हाईली सुटेबल फॉर द वेस्ट एरियाज, विशाल अन्वेषण के लिए उपयुक्त। हाँ, जब अगर आपको बड़े एरिया में इसको लेके जाना है, अगर बड़े एरिया के लिए कर रहे हो तो उसके लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। जो जनगणना होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, छोटा एरिया चाहिए होता है। बड़े एरिया पे आप जनगणना को नहीं लगा सकते हो। ठीक है, किसको लगा सकते हो, सैंपल मेथड यानी कि प्रतिदर्श विधि को ही लगा सकते हो। अब इसे कुछ खराबियां भी, अवगुण भी है। पोटेंशियल फॉर द इन्वेस्टिगेटर बैरियर्स, पक्षपात पूर्ण विधि। हाँ भाई, अगर कुछ कॉलेज में आपने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है जो कि नहीं चाहते हैं कि हाँ भाई जो मेरा दोस्त है, मतलब वो ये कह दे कि हाँ मैं अपने दोस्त के हित में जो आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा, मैं सबके बारे में नहीं सोचता, मैं अपने दोस्त के बारे में सोचता हूँ, तो हो सकता है वो जो जिन लोगों को आप चुनो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है, आप क्योंकि आप सबसे नहीं पूछ रहे हो, आपने क्या किया, आपने सारे कॉलेज के बच्चों से नहीं पूछा, आपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जिससे आपने जानकारी इकट्ठा की, तो वहां पे क्या होता है, पक्षपात, यानी कि हो सकता है वो अपने हित में, अपने दोस्तों के हित में बताया आपको, तो वहां पे आपको एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाएगी। लोअर एक्यूरेसी, इनकरेक्ट कंक्लूजन्स इन पुअरली सिलेक्टेड, अशुद्ध निष्कर्ष। ठीक है, समझ में आता है कि हाँ भाई अगर आप वहां से गलत जो डाटा कलेक्ट करोगे उससे आपका निष्कर्ष यानी कि जो आपकी जानकारी निकलेगी, जो आपका डाटा निकलेगा वो भी तो गलत निकल के आएगा। ये चीज का आप ध्यान दोगे। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, प्रतिनिधित्व करने में भी कठिनाई होती है। हाँ भाई, जब आप अगर इतने बड़े समूह में से एक दो को या फिर कुछ लोगों को छांटोगे तो उसमें उनको चुनना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई कोई पक्षपात कर रहा होता है वहां पे, तो कोई अपने बारे में सोच रहा होता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है वहां पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने में रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ भाई, जो
इस चीज के लिए ना स्पेशलाइज्ड लोग, यानी कि जो इसके अंडर में काम करते हैं उन लोगों को ही इसके अंदर लगाना चाहिए। ऐसे नहीं ऐरा गैरा किसी को भी उठाया और लगा दिया आप लोगों ने तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें एक स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है आपको। अब हम समझेंगे कि डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स जेनेसिस वर्सेस सैंपल। अब इसके अंदर हम ना थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं कि हाँ भाई कौन सा मेथड में क्या चीजें आपके आती है और कौन सी नहीं आती है। सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर देखते हैं। एरिया सुटेबिलिटी, हाँ भाई एरिया जो है आप किसके अंदर ज्यादा कवर कर पाते हो और किसके अंदर कम। तो मैंने आपको बताया जनगणना के अंदर जो है वो स्मॉल लिमिटेड सीमित ही एरिया आपको दिया जाता है। आप जनगणना को बड़े लेवल पे नहीं लगा सकते हो, लेकिन प्रतिदर्श में क्या कर सकते हो आप वेस्ट या लार्ज एरिया यानी विशाल एरिया को आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कम समूह लगता है और ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त होती है। कॉस्ट एंड टाइम, लागत और समय, मतलब जो जब आप जनगणना करते हो तो उसके अंदर जो आपका लागत आता है वो बहुत ज्यादा ही आता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब आप प्रतिदर्श विधि अपनाते हो तो उसके अंदर जो आपका लागत आता है वो कम आता है कि नहीं। एक्यूरेसी देख लेते हैं, शुद्धता। अब जब आप जनगणना विधि अपनाते हो तो उसके अंदर शुद्धता ज्यादा होता है। शुद्धता ज्यादा इसलिए होता है क्यों? क्योंकि भाई आपने एक एक व्यक्ति से वहां पे पूछा है तो उसमें हो सकता है आपको एक्यूरेट यानी अच्छी जानकारी, ओरिजिनल जानकारी मिले। लेकिन अगर आप वहीं पे कुछ लोगों को चुना है, कुछ लोगों से अगर आपने जानकारी इकट्ठा की है तो हो सकता है वहां पे लेस यानी कम जानकारी मिले, या हो सकता है आपको अच्छी जानकारी ना मिले। तो इसका भी वो रहता है, ठीक है। नेचर ऑफ आइटम्स देख लेते हैं। हेट्रोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? इसमें जितनी भी चीजें आपकी होती है ना जनगणना में वो सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। लोग अलग होंगे, जानकारी अलग मिल सकती है आपको, ठीक है, सारी चीजें अलग अलग। लेकिन अगर आप प्रतिदर्श विधि अपनाते हो होमोजेनियस सिमिलर, यानी कि जो भी आपको जानकारी मिलेगी आपको सिमिलर चीजें चाहिए होंगी। इसके लिए आपको जो आप प्रतिदर्श चुनोगे उसमें क्या होगा, आपको उससे रिलेटेड चुनना पड़ेगा कि जिसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हो उसी से रिलेटेड लोगों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एसेंशियल्स ऑफ गुड सैंपल, एक आदर्श प्रतिदर्श तत्व। अब है ना आप इसके अंदर से ना आप देखोगे कि जो प्रतिदर्श आप अपनाते हो तो उसके तत्व क्या क्या होते हैं। अब देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप प्रतिनिधित्व को है ना थोड़ा सा आप डिटेल में शब्दों समझो कि जो आप प्रतिनिधित्व चुनोगे वो सबके बारे में सोचता हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलेज में आपने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया, उन बच्चों के थ्रू आपने सारे बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो जिन बच्चों को आप सिलेक्ट कर रहे हो उन बच्चों को सारे बच्चों के बारे में एक तो पता होना चाहिए, एक अच्छी जानकारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, आपकी जानकारी जो होगी वो अच्छे से आप इकट्ठा कर पाओगे। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है जिन भी प्रतिदर्श को आप चुन रहे हो, जिन भी लोगों को आप चुन रहे हो वो एक तो किसी दूसरे पे डिपेंड ना। वो क्या है भाई, फॉर एग्जांपल ले लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए बोलता है नहीं सर आप एक काम करो मिस्टर ई को भी बुला लो, उससे भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों को, जिन भी लोगों को आप चुन रहे हो वो अपना खुद अपने ऊपर डिपेंड हो कि हाँ मैं ही जानकारी दूंगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक तो। होमोजेनेस, सजीवता, मतलब कि दिस आइटम सिलेक्टेड शुड बी शेयर इनफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, जिनको भी आपने चुना है वो उसी समान विशेषता के होने चाहिए। जैसे अगर आप जा रहे हो साइंस आर्ट्स कॉमर्स है, अगर आप साइंस वाले बच्चों से पूछ रहे हो तो साइंस वाले बच्चों को इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं है आर्ट्स वालों के बच्चों से आप साइंस की चीजें पूछ रहे हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड होने चाहिए वो लोग, प्रतिदर्श में तभी काम करेगा। एक्वायर्ड साइज, पर्याप्त आकार होना चाहिए। हाँ भाई ऐसा है कि इसका मैं अगर आपको अच्छे से समझाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप 50 के 50 प्रतिदर्श चुन लो, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये गलत माना जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा कि 50 बच्चे हैं तो आप उनके ऊपर क्या कर सकते हो, 5 चुन लिए, ठीक है, या फिर 10 चुन लिए, तो ये आपका सही होगा। लेकिन अगर आप मान लो लार्ज एरिया पे कर रहे हो 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर आपने 1 लाख चुन लिए, ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो जो आप साइज चुनोगे, जो जिन लोगों को चुनोगे, एक तो लिमिटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे चुन ले रहे हो तो वो आपका प्रतिदर्श विधि में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब द मशीन्स ऑफ सैंपलिंग, प्रतिदर्श की 6 विधियां होती है। अब जो प्रतिदर्श है ना उसकी 6 विधियां होती है। कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है यक्षाकृत यानी रैंडम, फिर हो जाता है सर्टिफाइड यानी स्थिरता, क्वाटा यानी कोटा दे रखा है यहाँ पे, और परपोसिव मेथड यानी स्वविचार, सिस्टमैटिक व्यवस्थित, और कन्वीनियंस, यानी कि 6 मेथड ये आपके किसके, सैंपलिंग मेथड के। अब मैं आपको है ना इनको बढ़िया से एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई यक्षाकृत हो गया, स्थिरता हो गया, कोटा हो गया, ये सारे मेथड आपके क्या होते हैं और किस तरीके से
किस तरीके से आपके प्रतिदर्श मेथड के अंदर ये अपनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मेथड एक है रैंडम मेथड, ठीक है। रैंडम मेथड में क्या होता है, यक्षाकृत प्रतिदर्श। इसमें जो मेथड अपनाए जाते हैं वो दो मेथड अपनाए जाते हैं। यक्षाकृत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, इसका मतलब ये, अगर आप किसी क्लास में किन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो तो उनमें सभी को मौका मिलना चाहिए कि हाँ भाई आप उनमें से सिलेक्ट हो सकते हो। और वो कैसे हो सकते हो, इसमें दो टेक्निक होते हैं इसको करने के। एक तो होता है लॉटरी मेथड और एक होता है रैंडम नंबर। तो हम इसको एग्जांपल समझते हैं कि आप क्या करते हो, आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो आपने कहा कि भाई आप सभी को मौका मिलेगा, लेकिन कैसे, आप लॉटरी मेथड अपनाओगे। उनमें से आप 50 के 50 बच्चों को क्या करोगे, आप है ना उनका नाम लिखोगे पर्ची पे और एक आप उसमें डब्बे में डाल दोगे। आप किसी ऐसे इंसान को लेकर के आओगे जो जिसको उन सभी चीजों के बारे में नहीं पता है। अब आप उनसे कहोगे मुझे इनमें से 5 लोग चाहिए, आप जो भी पर्चा निकालोगे उनमें से मैं क्या करूंगा, उन लोगों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो वो इंसान आएगा, उनमें से 5 पर्चा निकालेगा और जिनका भी नाम आएगा वो क्या करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रतिदर्श मेथड में आता है, ठीक, इसमें लॉटरी मेथड में। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मौका भी सबको मिला, हाँ भाई जिसका नंबर आएगा वो अपना चुना जाएगा। रैंडम नंबर मेथड है, रैंडम नंबर मेथड है, ऐसा कर लो आप कि हाँ भाई किसी को भी रैंडमली चुन लो। रैंडमली चुनने का मतलब तो ये हुआ ना, आप नंबर सिलेक्ट कर लो कि हाँ मुझे हर 10वें नंबर पे 12वें नंबर पे ये वाला नंबर मेरे को चाहिए, तो इस हिसाब से इस नंबर वाले बच्चों को उठा लो। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो आप। दूसरा जाता है परपोजिव सैंपलिंग, सब विचार प्रतिदर्श। इन्वेस्टिगेटर इंटरनेशनली क्या लिखा, इंटरनेशनली चूजेस आइटम दैट दे जज टू बी रिप्रेजेंटेटिव। अनुसंधान करता है अपनी इच्छा अनुसार प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों को चुनना। मतलब अब वो है ना अपनी इच्छा अनुसार चुनेगा। वो क्या करेगा, वो जाएगा वहां पे, अब वो कहेगा भाई मैं अगर चुनना चाहता हूं तो मैं अपने मर्जी से भी तो चुन सकता हूं। वो कहेगा हाँ ऐसा करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक टीचर है, टीचर कहता है कि भाई मैंने ये काम दिया था, मैं कल अगले दिन सुनूंगा, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को, मैं किसी को भी अगले दिन आऊंगा, किसी 5 बच्चों को मैं खड़ा करके क्या कर सकता हूँ, उनसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, अपने इच्छा अनुसार चुना है, यानी स्वविचार प्रतिदर्श में आ जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा सर्टिफाइड मिक्स सैंपलिंग, स्थिरता मिश्रित प्रतिनिधित्व। अब इनको है ना आप आसान तरीके समझो कि जो ये वाला मेथड है कि हाँ भाई मिक्स सैंपलिंग वाला, मिश्रित प्रतिदर्श वाला, उसमें क्या होता है, आप है ना आप एक क्लास में से इकट्ठा नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टीचर को इकट्ठा कर लिया, गर्ल्स को इकट्ठा कर लिया, बॉयज को इकट्ठा कर लिया, तो सब में से आप कुछ कुछ लोगों को चुन लोगे। जैसे कि बच्चों में से 5 चुन लिए, टीचर में से 2-3 चुन लिए और आपने गर्ल्स में से 2-3 चुन लिए, तो ये किसमें आ जाएगा, मिक्स, यानी कि मिश्रित प्रतिदर्श के अंदर कहलाएगा। जनसंख्या को विशेषताओं के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है, फिर हर भाग में से चुनाव होता है। मैंने बताया आपको, भागों में बांट लिया, कुछ कुछ लोगों को वहां से उठा लिया। अब आ जाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, व्यवस्थित प्रतिदर्श। इट्स आर एग्रीगेट न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली और अल्टरनेटिवली एवरी आइटम्स इज सिलेक्टेड। इकाइयों को क्रमबद्ध किया जाता है और प्रत्येक नवी इकाई को चुना जाता है। मतलब 1 से लेकर के 9 तक की संख्या में से किसी को भी यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा गया है, एक रो बनाओ आप 10 10 10 10 10 या फिर 20 20 20 करके, उसमें से हर 10वें बच्चे को उठा लो आप, ठीक है। हर 10वें जो नंबर पे आएगा बच्चा आपका, वो उसको आप प्रतिदर्श यानी उसको आप चुनोगे, तो वो आपका किसमें आ जाएगा, व्यवस्थित प्रतिदर्श के अंदर आ जाएगा। आपने क्या किया, आपने रो बनाया, रो के अंदर जो भी 10वें नंबर पे आ जाता है बच्चा, उसको आपने उठा लिया, हर लाइन में से 10वें बच्चे को उठा लिया, ठीक है। तो आपका किसके अंदर आ जाएगा, व्यवस्थित प्रतिदर्श के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेथड कोटा वर्सेस कन्वीनियंस। कोटा मेथड को देखते हैं। कोटा मेथड को आप आसान तरीके समझिए। जैसे मान लो आपको है ना एक बड़े लेवल पे आपको प्रतिदर्श करना है, ठीक है, आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या करते हो, आप है ना 1 लाख लोगों का क्या कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप 1 लाख लोगों के बारे में सैंपल इकट्ठा कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप है ना इनको कोटा मेथड से बांट लोगे, यानी इनका टुकड़े कर दोगे। पहले वाले में 50,000 कर दोगे, ठीक है, दूसरे वाले में आप 20,000 कर दोगे, तीसरे वाले में आप कर दोगे 10,000, फिर चौथे वाले में आप कर दोगे 15,000 और 5वें वाले में आप कर दोगे 5,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसमें क्या किया, समूह में बांट लिया इन लोगों को, और उस हिसाब से आप क्या करोगे, अब इनमें से आप चुनाव कर लोगे सबका
कि हाँ भाई आपका इतना था, आपका इतना था, आपका इतना था, इसमें से मैंने इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया, जब आपको बड़े लेवल पे करना हो। ठीक है, यहाँ देखिए कन्वीनियंस, सुविधा अनुसार प्रति 10। सुविधा अनुसार का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कॉलेज ज्वाइन करना है, कॉलेज ज्वाइन करना है तो उसमें आप क्या करोगे, आपके पास लिस्ट आएगी, ठीक है, प्रोस्पेक्टस आएगा ऐसे, इसमें लिखा होगा, हाँ नहीं चलो छोड़ो इसको, देखो प्रोस्पेक्टस आएगा, प्रोस्पेक्टस में ये लिखा होगा कि हाँ भाई आपके पास इतने सारे कॉलेज हैं, कॉलेज में से सबसे बढ़िया आपने कॉलेज भी देख लिया, मुझे ये वाला कॉलेज बढ़िया लग रहा है। अब आप उसके टीचर्स की लिस्ट देखोगे कि हाँ यार इसमें जो जो टीचर से मैं पढ़ना चाहता था उन्हीं टीचरों के नाम भी इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, फटाक से उस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। तो ये किसके अंदर आता है? कन्वीनियंस सैंपलिंग, यानी कि सुविधा अनुसार चुना गया जो भी आपका मेथड होगा वो क्या कहलाएगा? सुविधा अनुसार, यानी प्रतिदर्श कहलाएगा, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार चुना गया हो, तो आ जाएगा आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जो आपका सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना जो सबसे पहले की गई थी, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। भारत की सबसे पहली जनगणना, फर्स्ट एवर इंडियन सेंसस कंडक्ट, जब सबसे पहले भारत में जनगणना की गई थी वो कब की गई थी? 1881 के अंदर। ठीक है, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या हुआ था कि जनगणना की गई थी, किसमें? 1881 के अंदर। और जो दूसरा हुआ था फर्स्ट जेनेसिस पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद कब हुई थी? 1951 में की गई थी। दूसरी जो जनगणना हुई थी वो 1951 में की गई थी। द लेटेस्ट कंप्लीट नेशनल सेंसस उसके बाद कब की गई? 2011 से लेकर 2012 के बीच में आखिरी बार पूर्ण जनगणना की गई थी, वो 2011 से लेकर 2012 के बीच में। अब आप कहोगे कि भैया 2012 हो गए और अभी तो 2026-27 चल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर तो अभी तक नहीं, उसमें हो सकता है इन्होंने क्या किया, प्रतिदर्श मेथड अपनाया हो, है ना, क्योंकि ये जनगणना विधि है, उसमें हमने अभी पढ़ा कि उसमें छोटे एरिया पे हम कवर कर सकते हैं, बड़े एरिया पे नहीं। लेकिन हमारे जो देश की आबादी 140 से 145 करोड़ बढ़ते जा रही है, तो उस हिसाब से हम हो सकता है उन्होंने प्रतिदर्श मेथड अपनाया हो। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल स्केल सैंपलिंग, द रोल ऑफ एनएसएसओ। जो जनगणना करती है ना, जो हमारे इंडिया के अंदर फाउंडेशन, उसका नाम है एनएसएसओ। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये करता है एम्प्लॉयमेंट, ये जाता है जानकारी इकट्ठा करता है कि रोजगार हमारे इंडिया में कितने हैं, एजुकेशन कैसा चल रहा है, हेल्थ केयर कैसा चल रहा है, ठीक है, शिशु देखभाल कैसे चल रही है। तो जो भी ये एनएसएसओ है, यानी कि इसका मतलब होता है नेशनल स्केल सैंपलिंग, ये जो भी चीजें इकट्ठा करता है उससे किस किस से रोजगार पता करता है, एजुकेशन पता करता है, हेल्थ केयर पता करता है हमारे इंडिया के अंदर कैसा चल रहा है, और उस चीज से क्या करता है कि निष्कर्ष निकालता है और उसको और बेटर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, पर ऐसा तो पता नहीं भाई हमारे इंडिया में तो है नहीं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द डाटा कलेक्शन डिसीजन ट्री। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए कौन सा मेथड इसके अंदर बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोनों मेथड पढ़ा हमने, सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड, जिसके अंदर आपका जनगणना और आपका प्रतिदर्श आ जाता है। अब उसके अंदर आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा? इट स्मॉल हेट्रोजेनेसिस, सीमित या विविध। जो आप अगर आप ना जनगणना विधि अपनाते हो तो उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती है, जैसे आप लार्ज एरिया पे नहीं कर सकते हो, दूसरा आप ज्यादा खर्चीला होता है, ठीक है, और लोगों को जब आप हायर करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज है, रिजल्ट एक्यूरेट आता है और हाई कॉस्ट लगती है। ठीक है, जब आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो वो एक्यूरेट निकलता है। ठीक है, इस किससे? जब आप जनगणना विधि को अपनाते हो। इट आर लार्ज ऑफ होमोजेनियस, मतलब विशाल या समरूप। अब जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप प्रतिदर्श मेथड अपनाते हो तो उसके अंदर आप क्या होता है, लार्ज एरिया पे आप कवर कर सकते हो, लार्ज एरिया पे डाटा कलेक्ट कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, इंश्योर सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनबेस्ड, मतलब प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनिश्चित करें। ठीक है, अगर आप उन लोगों को चुन रहे हो, अगर आप एक छोटे समूह को चुन रहे हो तो ऐसा चुनना कि वो किसी और के बारे में पक्षपात ना करें। ठीक है, एकदम बढ़िया जानकारी आपको दे, तो वो उसके अंदर आ जाता है। पर आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, लार्ज एरिया को कवर कर सकते हो। तो ये दो मेथड थे इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो कि सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलता हूँ थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।